जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य शिक्षण का विकास, द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न लर्निंग। अब भारत में पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता के शिक्षण पद्धति भारत में कैसे आई, अंग्रेजी शिक्षा भारत में किस प्रकार विकसित हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसकी कितने प्रकार की विचारधाराएं थी, इसको हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पाश्चात्य शिक्षण से संबंधित कितनी प्रकार की विचारधाराएं थी जो भारत में पनपी। पहली थी प्राच्यवादी विचारधारा, ओरिएंटल आइडियोलॉजी। इसमें क्या होता था कि इसके समर्थक जो थे वो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के समर्थक थे। वो कहते थे कि संस्कृत और फारसी भाषा में ही ज्ञान देना चाहिए। दूसरा था इवेंजेलिकल आइडियोलॉजी। इसमें क्या कहते थे, ये एक्चुअल में ये यूरोप में विकसित हुई थी और यूरोपीय लोग जो थे ना वो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, इसलिए ये इसके जो समर्थक थे वो ईसाई धर्म के प्रचारक ही थे एक तरह से कहा जाए तो। तीसरी विचारधारा थी यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी यानी कि उपयोगितावादी विचारधारा। ये लोग कहते थे, ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा मानवतावादी थे, मतलब मानव की अच्छी अच्छी बातों को ये लोग ध्यान में रखते थे। ये लोग कहते थे कि हमें अधिकतम लोगों के लिए काम करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को सुख प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम प्राच्यवादी विचारधारा को देखेंगे और इसके दोषों को जानेंगे कि क्या कारण रहे इस विचारधारा को छोड़ने के। तो प्राच्यवादी वे लोग होते हैं जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी की अपेक्षा संस्कृत और फारसी में ही ज्ञान लोगों को दे, यानी कि भारत में जो शिक्षा का विकास है वो भारतीय भाषा में ही हो, ना कि अंग्रेजी भाषा में। इस विचारधारा के अधीन आने वाले जो लोग थे ना, अधिकतर लोग बंगाली थे या फिर कंपनी के कर्मचारी थे। एक्चुअली अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत में जो शिक्षा का माध्यम था ना वो संस्कृत थी या फिर फारसी थी। अगर सिर्फ बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में 80,000 एलिमेंट्री स्कूल्स थे और इसकी वजह से क्या होता है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। नहीं, लोग जाते थे, गाँव का हर बालक जो था वो स्कूल जाता था, बस हम पिछड़े हुए थे। ये स्कूल जो होते थे ना, ये इनका उद्देश्य क्या था कि ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान देते थे या फिर सांस्कृतिक ज्ञान देते थे बच्चों को। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में ना आदर्श की भावना पैदा होती थी अपनों से बड़ों के लिए, ठीक है, समाज में रहने के लिए। और अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था कि भारत में ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे प्राथमिक स्कूल ना हो। लेकिन पाश्चात्यवादी विचारधारक जो थे ना, ये लोग अंग्रेज़ों की इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भारत जो है वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। अब प्राच्यवादी विचारधारा के क्या दोष थे हम इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय भावनाओं का विनाश। अब जब अंग्रेजी शिक्षा यानी कि ब्रिटिश शिक्षा भारत में के अंदर आई ना, तो उससे राष्ट्रीय भावना की समाप्ति हो गई। जो भारतीय मुसलमान थे वह अंग्रेज़ों को काफिर कह के बुलाते थे और जो हिंदू थे वो उन्हें मलेच्छ कहकर बुलाते थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही इन लोगों को आक्रमणकारी समझते थे अपने देश के लिए, जिन लोगों ने इनसे इनकी ज़मीनें छीन ली, इनका देश छीन लिया और इनके जीवन में मान सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। यूरोपीय शिक्षा का क्या नुकसान हुआ कि भारतीयों की विचारधारा जो थी ना वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चली गई। पहले वे धार्मिक थे, अब धार्मिक की जगह भौतिकवादी हो गए। लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स ट्रेवेलियन इतने ज़्यादा दूरदर्शी थे ना, जो देश मतलब हमारा भारत देश उस समय में विश्वविद्यालय चला रहा था जब अंग्रेज़ों को क ख आई मीन टू से ABCD भी नहीं आती थी। तो उस समय के से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक भी विश्व भर में भारत जो था वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी देश माना जाता था। चाइना, कोरिया, जापान, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ के भी लोग जो थे वो इंडिया पढ़ने आते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, 150 साल की अवधि में ही ये सारा का सारा कालखंड समाप्त कर दिया। ये जितनी भी भारत की प्रतिष्ठा थी उसको समाप्त कर दिया। कहने का भाव अर्थ ये है कि भले ही भारत शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था लेकिन सभी पढ़े लिखे थे। लेकिन 1929 के लगभग क्या होता है कि 94% लोग भारत के अशिक्षित हो गए। सेकंड पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जनक। अब देखिए, महात्मा गांधी स्वयं अपने विचार इस विषय पे रखते हैं कि अधिकांश बालक जो है ना अपने माता पिता या फिर पैतृक व्यवसाय को त्याग कर दे रहे हैं। क्यों? अंग्रेजी शिक्षा के कारण। अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया, लोगों को अपने समाज के बाहर जाने का अवसर प्रदान किया। अब समाज के बाहर तो गए, अच्छी बात है, लेकिन समाज के बाहर जाके उन्होंने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इस प्रकार की नशीली चीज़ पदार्थों की तरफ जाना आरंभ कर दिया। इसका बुरी आदतों का शिकार होने लग पड़े। तो इस विषय को लेकर भी गांधी जी बताते हैं कि कम से कम हमारे गुरुकुल थे तो वो बच्चों को आदर्श सिखाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस शिक्षा का बहुत बड़ा दोषपूर्ण प्रणाली एक ये सामने आती है। थर्ड पॉइंट है सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन। अब देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो हमेशा से क्या कौन सी नीति अपनाते थे, फूट डालो राज करो की नीति। जहाँ पे उनका बस नहीं चल रहा है वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ में फूट डाल दो, लड़ पड़ेंगे, उसके बाद हम उन पर राज करेंगे। तो ये नीति वह हमेशा अपनाते थे और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए अलग से शिक्षा क्षेत्र बना डाला।
और वे जो भी प्रावधान लिखते थे ना अपने प्रतिवेदनों में, मुसलमानों के लिए शिक्षा ये शब्द हमेशा प्रयोग करते थे। और इसके अनुसार ही 1781 में उन्होंने कलकत्ता मदरसा नाम का एक यूनिवर्सिटी खोल दी, कॉलेज खोल दिया, आई मीन टू से। और 1791 में आगे चलकर हिंदुओं के लिए भी बनारस संस्कृत कॉलेज खोल दिया। तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों सब समुदाय के लोगों को इन्होंने बांटने का प्रयास किया। और समय समय पर मुसलमानों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की भी जमकर मांग करते रहे ये। और ये जो हिंदू विश्वविद्यालय था ना, इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। चौथा दोष क्या था इस विचारधारा का? धर्म की अपेक्षा और भौतिकता पर बल। अंग्रेज़ों ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में ना धर्म को नहीं यूज़ किया उन्होंने, यानी कि धर्म के नाम पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी उसको सिखाना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। पहले शिक्षा के नाम पर हम धार्मिक चीज़ों को सीखते थे, जिसमें कि मैंने पहले ही बताया आपको आदर सम्मान सिखाते थे, लेकिन अब क्या है, केवल भौतिकता पर उन्होंने विश्वास रखा कि भैया पढ़ो लिखो, कमाओ, पैसे कमाओ और अपने परिवार का भरण पोषण करो। बस इसी चीज़ पर आधारित रह गया हमारा शिक्षित समाज। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, देश के वातावरण में प्रतिकूलता। अब देखिए होता क्या है कि अंग्रेज़ों को चाहिए कर्मचारियों को अंग्रेज़ी सिखाने का इन्होंने दायित्व सौंप लिया अपने साथियों को। तो उन्होंने क्या किया कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा जो प्रतिपादन की ना, वो इंग्लैंड के अनुसार की, इंग्लैंड के आदर्शों पर आधारित थी इनकी जो शिक्षा नीति थी भारत में लागू करने वाली। तो ये इस विचारधारा का बहुत ही बड़ा दोष था, क्योंकि इसमें इन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। सिक्स पॉइंट है शिक्षा प्रचार की दोषपूर्ण विधियाँ। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीयों को शिक्षित करने का दायित्व तो इन्होंने ले लिया, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में करना शुरू किया। यानी कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा का जो माध्यम रखा ना, वो इंग्लिश रखा, इंग्लिश मीडियम में लोगों को पढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से भारतीयों को पहली बात तो इंग्लिश आती नहीं थी, उन्हें सीखने में ही 10-20 साल लग जा रहे थे। और जब उनको कर्मचारियों की ज़रूरत थी तब मिल नहीं पा रहे थे। तो भारतीयों की भाषाओं की अवहेलना की गई इसमें। अगर ये लोग भारतीयों की भाषा में ही शिक्षा प्रदान करते तो भारतीय जो थे वो और जल्दी सीखते, क्योंकि उन्हें एक भाषा सीखने का जो एक्स्ट्रा टास्क था वो एलिमिनेट हो जाता बीच में से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, शिक्षा का प्रचार करते करते इनको 40 साल लग गए। सेवन्थ पॉइंट है प्राच्य तथा पाश्चात्य आदर्शों के मध्य गहरी खाई। प्राच्य मतलब ये वाली विचारधारा है जो कह रहे हैं कि भारतीयों को शिक्षा भारतीयों की भाषा में ही दी जाए, और पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पश्चिमी शिक्षा मतलब इंग्लिश में ही लोगों को पढ़ाएंगे। तो इससे क्या हुआ, भारत के आदर्शों में ना बदलाव आ गया। पहले हम लोग क्या करते थे, हमारी स्टडी किसके बेस पर थी, अध्यात्म पर बेस थी, लेकिन अंग्रेज़ आ गए तो इंग्लैंड की किस पर बेस है, भौतिकता पर बेस्ड है। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा अंतर था। जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट को बोल दो कि पॉलिटिक्स पढ़ो तो वो पढ़ लेगा, लेकिन अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट को बोलो कि तुम साइंस पढ़ो तो वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा उससे। एट्थ पॉइंट है शिक्षा के अंग्रेज़ी माध्यम से हानियाँ। जो शिक्षित भारतीय थे ना, वो लोग क्या करते थे, पढ़े लिखे थे जो, तो वो अंग्रेज़ी बहुत बोलते थे। तो वे बहुत दिन तक अपनी भाषा से ना प्यार नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ी को अपनाना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ी को अच्छी भाषा मानना शुरू कर दिया और अपनी मातृभाषा की अवहेलना करनी शुरू कर दी, चाहे वह संस्कृत हो, अरबी हो या फ़ारसी हो, जो लोग बोलते थे, है ना। और उन्होंने क्या किया, दोहरा चरित्र अपनाया। घर में हिंदी बोलते थे यानी कि अपनी लोकल भाषा बोलते थे, और कर्मचारियों के सामने कंपनी के अंग्रेज़ी बोलते थे। इसकी वजह से अगर कोई अन्य व्यक्ति कर्मचारियों को आपस में बातें करते हुए देखता था ना, तो वे स्वयं को निम्न समझता था। इस विचारधारा का अगला दोष क्या था, कंपनी के निजी उद्देश्य। कंपनी क्या चाहती थी, उनको कर्मचारी चाहिए थे, तो कर्मचारी बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम को अपनाया। और आखिरी पॉइंट है जनसाधारण की शिक्षा की अवहेलना। जनसाधारण मतलब गरीब वर्ग। ब्रिटिशरों ने क्या किया, ब्रिटिश शासनकाल में उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की शिक्षा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल रखी गई, उन पर बल दिया गया, लेकिन जनसाधारण जो गरीब लोग थे ना, उनकी अवहेलना की गई, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये थी हमारी प्राच्यवादी विचारधारा और उसके दोष। आगे है इवेंजलिकल विचारधारा। ये एक्चुअली में एक विचारधारा ना होकर एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड के 3 बच्चे थे, एक बहुत ही मतलब बाइबल को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस जुड़े हुए थे, रिलीजियस पर्सन थे वो। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें एक थे बिल से, एक थे चार्ल्स बिल से और एक थे जॉर्ज व्हाइटबेट्स। तो ये लोग जो थे ना, इन तीनों ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया
और आगे चलकर अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक हितों को साबित करने के लिए, मतलब वैधता प्रदान करने के लिए अपनी औपनिवेशिकता को भारत में इसको लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा गैर ईसाई लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना। इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो लोग थे ना, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीते थे, धार्मिक लोग थे। इन लोगों के विचार क्या थे कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार करना है। असभ्य लोग, मतलब दूसरे लोगों को ये असभ्य बोलते थे और खुद को सभ्य बोलते थे, कहते थे कि उन लोगों को हमें सभ्य बनाना है, आध्यात्मिक शिक्षा का फैलाव करना है। और इसी के साथ सादगी द्वारा जीवन जीने में ये लोग विश्वास रखते थे। चर्च को शक्तिशाली धार्मिक संस्था मानते थे, अहिंसा को विश्वास रखते थे, अहिंसा का पाठ पढ़ते थे बेसिकली ये लोग, और मानवतावादी प्रचारक थे सबसे मेन चीज़। बाकी गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना इनका बहुत ही फेवरेट काम था। और मादक वस्तुएं, मादक यानी कि शराब, ड्रग्स हो गए जो है, ठीक है, तो ड्रग्स का विरोध करते थे ये लोग। और सबसे मेन चीज़ दास प्रथा का विरोध करते थे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, लास्ट सेमेस्टर में हमने चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो 1813 में चार्टर एक्ट जो पारित हुआ था ना, उसमें ईसाई मिशनरी को, याद कीजिए, कि धर्म प्रचार के लिए वैधता प्रदान कर दी गई थी। यानी कि उन्हें कानूनी रूप से कह दिया था कि आप जाओ इंडिया में और ईसाई धर्म का प्रचार करो। और यही चीज़ 1833 में, मतलब 20 साल बाद फिर से इस एक्ट को पुनः प्रतिपादित किया जाता है, दोहराया जाता है। तो इस विचारधारा का श्रेय जो है ना, वो लीवरफोर्ड और चार्ल्स ग्रंट को जाता है, ठीक है। आगे हम इसके सामाजिक प्रभाव और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े ये देखते हैं। तो भारतीय समाज में तो पहले बहुत सारी कुरीतियाँ थी, तो उनका इन्होंने जमकर विरोध किया। ये लोग क्या करते थे, असहाय और गरीब लोगों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। बेसिकली ये लोग समाज सुधारक थे। ये जो मिशनरी थे, इन मिशनरियों के कारण ही 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और विलियम लीवरफोर्ड्स ने क्या किया, दास प्रथा के विरुद्ध एक ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। उन्होंने प्रयास किया कि इंग्लैंड तक इस बात की खबर पहुंचे और दास प्रथा के ऊपर निषेध लगाया जाए, जो कि आगे चलकर लगाया भी गया। गरीबों की सहायता की इन्होंने, असहाय लोगों की भी सहायता की, रोगियों की सहायता करते थे, कल्याणकारी योजनाएं बनाते थे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय समाज सुधार के लिए कई तरह के निर्णय लिए इनके दबाव में आकर। बाकी शिक्षा पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, तो इन्होंने विद्यालयों की उन शिक्षा को प्रारंभ किया जो कि भारतीयों के लिए एक बिल्कुल न्यू थी, नई थी। इसमें धर्म शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी, स्थानीय भाषाएं, व्याकरण हो गया, भूगोल और गणित पर जोर दिया जाता था। ये सारी शिक्षा जो है वे फ्री दी जाती थी। और ऊपर हमने धर्म की बात की ना, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो जो धार्मिक शिक्षा थी ना, वो केवल और केवल ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर ही दी जाती थी और बाइबल की शिक्षा ही लोगों को पढ़ाई जाती थी, बच्चों को पढ़ाई जाती थी। तीसरी और अंतिम विचारधारा है हमारी उपयोगितावादी विचारधारा। इस विचारधारा का मुख्य श्रेय बेंथम नाम के एक व्यक्ति को दिया जाता है। उन्हें इसके पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले उपयोगितावादी विचारधारा को पेश किया था। उपयोगितावादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति करना। अब देखने वाली बात है कि इन लोगों में, आम लोगों के प्रति मानवता कैसे जागी, उनकी सामाजिक हालत को देख के, ठीक है, सामाजिक हालत और अन्य प्रकार की जो भारतीय समाज में कुरीतियाँ थी, इसको देखकर इनके अंदर मानवतावादी भावना जागी, जो कि उपयोगितावादी विचारधारा कहलाई। इसमें 2 विदेशी नाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जेम्स मिल और विलियम बेंटिक। इन लोगों ने आगे चलकर भारतीय समाज में कई प्रकार के सुधार करने के प्रयास किए। इन्हीं में आगे जुड़ते हैं राजा राम मोहन रॉय। इस विचारधारा के प्रभावों की बात करें तो उपयोगितावादी विचारकों के प्रयास जो थे ना, वो भारत में सफल नहीं हो पाए। मतलब इतने सफल नहीं हो पाए जितने कि यूरोप में हुए थे। क्यों? क्योंकि भारत तो एक औपनिवेशिक राज्य था ना, गुलाम देश था। तो अंग्रेज़ गुलाम देश को भी अगर मानवता की दृष्टि से देखने लगे तो फिर वो गुलाम कहाँ से रहा। अंग्रेज़ों ने तो हमें गुलाम ही इसलिए बनाया था कि हमारा शोषण कर सकें। तो उपयोगिता विचारकों का नकारात्मक स्वरूप देखने को मिलता है हमें भारत की दृष्टि में। लेकिन फिर भी भारतीय समाज हो, शिक्षा हो, धर्म हो या फिर राजनीति हो, इनमें कुछ हद तक इनका प्रभाव हमें देखने को अवश्य मिलता है। इसके प्रभावों में फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। अब इन विचारकों का मानना था कि भारत में इंग्लैंड के जो लोग हैं ना, वे लोकतांत्रिक प्रणाली को विकसित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंडियंस जो है वो इतने ज़्यादा राजनीतिक रूप से समझदार नहीं है। तो इसलिए भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों के अधीन ही रहना चाहिए और अंग्रेज़ों को समय समय पर भारतीयों के लिए नए नए अधिनियम लागू करते रहना चाहिए, ऐसा इस विचारधारा का मानना था, ठीक है। और इसकी वजह से ही आगे चलकर अंग्रेज़ों ने कई प्रकार के कानून भी पास किए। लेकिन इस विचारधारा का मुख्य जो उद्देश्य था ना, वो यही था कि अंग्रेज़ी यानी कि कंपनी के शासन को वैधता प्रदान की जाए। सेकंड पॉइंट है सामाजिक प्रभाव। अब समाज पर तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इन लोगों ने ही अंग्रेज़ी अधिकारियों पर दबाव डाला था कि भारत में प्रचलित जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं ना, उनको ख़त्म करो।
आगे चलकर विलियम बेंटिक कई प्रकार के सुधार भी करते हैं। 4 दिसंबर 1829 को, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। कन्यावध को भी 1870 में ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। और 1856 में बात की जाए तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी पारित किया जाता है। इसी के साथ और भी कुरीतियाँ थी, जैसे कि दास प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गए। बहु विवाह तो चलो नहीं रोक पाए थे, लेकिन दास प्रथा और बाल विवाह जो था, इसको भी इन लोगों ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। ये लोग मानते थे कि कंपनी ने ना भारत के पूरे व्यापार पर अपना ही स्वामित्व बनाए रखा है, एकाधिकार स्थापित है कंपनी का, तो ये गलत चीज़ है। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में वर्णन किया है, आलोचना की है इस विषय के ऊपर। ये लोग मानते थे कि एकाधिकार के कारण ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बंगाल की ज़मींदारी व्यवस्था जो थी उसका भी विरोध किया, और ये लोग बोलते हैं कि जो रायतवाड़ी व्यवस्था है ना, भू व्यवस्था, वो ज़मींदारी भू व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इन विचारों से प्रभावित होकर विलियम बेंटिक जो थे वो कई प्रकार के भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट है धार्मिक प्रभाव। अब उपयोगितावादी जो थे ना, वो धर्म के विषय में कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। वो लोग कहते थे कि यार पहले मानव बन जाओ, तुम धर्म बाद में अपनाना। तो वास्तव में उपयोगितावादी लोग जो थे वे मानवतावाद को समर्थन करते थे, ना कि धर्म को। लास्ट पॉइंट है शिक्षा पर प्रभाव। अब उपयोगितावादी विचारधारकों का ना, इसमें जेम्स मिल, लॉर्ड मैकॉले और विलियम बेंटिक, ये लोग भारत की शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। तो उपयोगितावादी विचारधारकों ने क्या किया कि विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 7 मार्च 1835 को भारत में पहली बार शिक्षा के माध्यम को अंग्रेज़ी में अनुवाद कर दिया गया, यानी कि इंग्लिश मीडियम परमानेंट कर दिया गया ऑल इंडिया। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम समय लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे निष्कर्ष देख लेते हैं हम। तो अब तक हमने जितनी भी 3 विचारधाराएं पढ़ी ना, इस इन सभी का भारत के समाज के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो या धर्म के बारे में हो, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रभाव डाला। और वास्तव में इनका जो ये इतने सारे सुधार किए गए ना सरकार द्वारा, इनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको इतना कहता हूँ कि हर बार कमेंट करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और वो भी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मुझ तक पहुंचती है। तो इससे अच्छा है कि कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप वहीं पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।